केदारनाथ से लौटते हुए एक और हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। 7 हिंदू तीर्थ यात्रियों की मौत हो जाती है। इस बारे में जब हिंदुओं की रक्षा करने का दावा करने वाली बीजेपी के प्रभारी से सवाल किया जाता है तो उनका जवाब कैसा अमानवीय और कैसा व्यंग भरा होता है आपने सुन लिया होगा, देख लिया होगा, मैं भी सुनाऊंगा। 7 की मौत होती है तो कुछ उछलकूद मुख्यमंत्री को भी करनी ही पड़ती है। सो उन्होंने एक बैठक बुलाई जिसे मीडिया ने उच्च स्तरीय बैठक कहा। उस बैठक में कहा गया कि हेलीकॉप्टर चलाने के लिए सख्त एसओपी बनेगी। तो क्या अब तक 4 धाम यात्रा में जो हेलीकॉप्टर चल रहे थे वो बिना किसी एसओपी के चल रहे थे, या मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कि एसओपी होती क्या है? तमाम सवाल हैं 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवाओं को लेकर, जिन पर हम इस वीडियो में विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। इस तथाकथित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने और क्या कहा यह भी जानेंगे, और यह भी कि हेलीकॉप्टर सेवाएं देने वाली कंपनियों को मनमानी करने की छूट आखिरकार किसकी सह पर दी गई है और क्यों दी गई है। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। 15 जून के हेलीकॉप्टर हादसे के लिए मौसम की खराबी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। ज्यादातर हादसों में ऐसा ही कहा जाता है, लेकिन मुनाफाखोर किस तरह मौसम संबंधी चेतावनियों की ही नहीं, खराब मौसम की भी अनदेखी करते हैं। एक बानगी देखिए। ये चारों तरफ इस समय कोहरा है, घना बादल है, बारिश हो रही है और इस बीच हमारे सिर से मुश्किल से 100 मीटर के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा है और अभी भी उसकी आवाज आ रही है। और यहीं जहां ये कोहरा दिख रहा है उसके ठीक पीछे अभी तक घूम रहा है। और ये सामने जो इधर दूर वाला ये पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ के ठीक ऊपर से निकला है अभी अभी। ये वीडियो क्लिप 4 जून की है। मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। उस दिन केदारनाथ घाटी में जबरदस्त बारिश हो रही थी, कोहरा छाया हुआ था, विजिबिलिटी मुश्किल से 20 से 30 मीटर ही थी। इसी दौरान हमें अपने सिर से बमुश्किल 150 या 100 मीटर की ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर मंडराता हुआ दिखा, जो पेड़ों और बिजली की तारों से भी टकरा सकता था। सौभाग्य से कोई हादसा उस दिन नहीं हुआ, लेकिन ठीक 10 दिन बाद ऐसा नहीं हो पाया। 15 जून को केदारनाथ से लौट रहा हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। 2 साल की बच्ची और हेलीकॉप्टर के पायलट सहित 7 लोगों की मौत हो गई। यह पहला मौका नहीं है जब केदारनाथ और 4 धाम में कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो। पिछले कुछ सालों से ऐसा लगातार हो रहा है। हर घटना के बाद सरकार कड़े कदम उठाने की बात कहती है, लेकिन लगता है वे कड़े कदम कहीं फिसल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है। ऐसा डर दिखाकर वह हाल के सालों में हिंदुओं के वोट तो जमकर बटोर रही है, लेकिन जहां सचमुच हिंदुओं की रक्षा करने की जरूरत है वहां बीजेपी नेता कमीशन खोरी को प्राथमिकता देते हैं, हिंदुओं की रक्षा को नहीं। 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर से करने वाले यदि हिंदू हैं तो फिर क्यों उनकी जान कमीशन खोरी की भेंट चढ़ाई जा रही है? कौन है वो जो दलाली खाकर हेली कंपनियों को मनमानी करने की छूट दे रहे हैं? और जब इन अनियमितताओं पर बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम से सवाल किया जाता है तो उनका जवाब कैसा संवेदनहीन होता है, कैसा अमानवीय होता है, सुनिए और उनके लहजे पर भी गौर कीजिए और खुद तय कीजिए कि 7 हिंदू तीर्थ यात्रियों की मौत से वे वास्तव में कितने विचलित हैं, कितने दुखी हैं बेचारे। तो लोग मर भी रहे हैं, अब मृत्यु दर भी चलेगी, तो हम तो उसको दुख तो है ही उनका, तो आपने ये भी कहा, लेकिन हम उनका दुख तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छे, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी देके चलाइएगा। कैसे बनेंगे वो? तो गारंटी देके चलाइए ना, आप तो महापुरुष चला सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप ही चला सकते हैं। आपके इनके तेवर देखकर लगता है कि इन्हें 7 लोगों के मारे जाने का कोई दुख है।
ये तो पूछने वाले पर ही व्यंग कर रहे हैं कि अब तुम चलाओ हेलीकॉप्टर, एक्सीडेंट ना हो इसकी गारंटी के साथ चलाओ। इनके कहने का मतलब शायद ये है कि जो हेली कंपनियां अभी सेवाएं दे रही हैं उन्हें एक्सीडेंट करने से नहीं रोका जा सकता, और ठीक ही कह रहे हैं। दलाली और कमीशन इतना खा लिया है कि इन्हें रोक नहीं सकते, चाहे कितने ही हेलीकॉप्टर गिरते रहें और कितने ही लोग मरते रहें। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री की बचकानी घोषणाओं पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि चारधाम यात्रा में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं पर एक नजर डाली जाए। मेरे पीछे स्क्रीन पर नजर आ रहा ये वीडियो देखिए। इसी महीने यानी 7 जून का है। हेलीकॉप्टर केदारनाथ जा रहा था 5 हिंदू तीर्थ यात्रियों को लेकर। बार बार हिंदू कहना इसलिए जरूरी हो रहा है क्योंकि डबल इंजन सरकार अक्सर हिंदुओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती रहती है। तो यह हेलीकॉप्टर बड़ासू के पास पहले एक खेत में उतरा और वहां से फिर उड़कर बीच सड़क में लैंड किया गया। हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से से एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। शुक्र यह है कि कोई इसमें हताहत नहीं हुआ, किसी की मौत नहीं हुई। इस घटना की वजह तकनीकी खराबी बताई गई। इसी साल 17 मई को ऋषिकेश एम्स से एक हेली एम्बुलेंस को सांस के मरीज को लेने के लिए केदारनाथ भेजा गया था। वह लैंडिंग करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, हालांकि इसमें भी कोई हताहत नहीं हुआ था। इसी साल 9 मई को गंगोत्री जा रहे श्रद्धालुओं का एक हेलीकॉप्टर क्रैश होकर जंगल में गिर गया था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे की वजह भी मौसम की खराबी बताया गया था। 18 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा हेलीकॉप्टर गरुड़ चट्टी के पास पहाड़ी से टकराने से क्रैश हो गया था। उसमें भी 7 लोगों की मौत हो गई थी। 24 मई 2024 को क्रिस्टल एविएशन का हेलीकॉप्टर केदारनाथ हेलीपैड के ऊपर लहरा गया था। पायलट ने किसी तरह हेलीपैड से कुछ दूरी पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई थी। इसमें 6 लोग बैठे हुए थे जो बाल बाल बच गए थे। 31 अक्टूबर को 2024 में इस हेलीकॉप्टर को मरम्मत के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से गोचर हवाई पट्टी पर ले जाया जा रहा था, लेकिन MI-17 का संतुलन बिगड़ गया। खतरे को भांपते हुए पायलट ने थारू शिविर के पास खाली जगह देखकर खराब वाले हेलीकॉप्टर को घाटी में गिरा दिया था। 2 अक्टूबर 2023 को गुप्तकाशी से 5 तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर की केदारनाथ पुराने पैदल मार्ग पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। गनीमत यह रही कि उसमें कोई जनहानि नहीं हुई थी। 23 अप्रैल 2023 को केदारनाथ हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की टेल रोटर से की चपेट में आने से यूकाडा के वरिष्ठ वित्त नियंत्रक की मौत हो गई थी। उत्तराखंड में पिछले 6 हफ्ते में 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो गई है, जिनमें 13 लोगों की मौत हुई है। 15 जून के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद हैंडसम और धाकड़ धामी यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या क्या कदम उठाए हैं, यह जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। 7 जून को बड़ासू में हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंड होने के बाद भी उन्होंने कठोर कार्रवाई, कठोर नियम और ब्ला ब्ला कुछ कहा था। बावजूद इसके 7 लोगों की जान चली गई। फिर वही बात रिपीट करते तो बात नहीं बनती। लिहाजा उन्होंने कुछ बड़ा करने की सोची और एक कथित उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने एक बड़ा ही कठोर फैसला किया। कठोर फैसला यह किया कि 2 दिन के लिए यानी कि 15 और 16 जून के लिए केदारनाथ जाने वाली सभी हेली सेवाओं पर रोक लगा दी। अब मुख्यमंत्री से ये सवाल कौन पूछे कि इन 2 दिन की रोक से हो क्या जाएगा साहब। परंतु बीजेपी राज में ऊपर से नीचे तक सवाल पूछे जाने और जिम्मेदारी तय किए जाने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई नियम नहीं है। इसलिए 2 दिन हेलीकॉप्टर उड़ानों पर रोक लगाने के फैसले पर भी कोई सवाल नहीं किया जाना चाहिए। मैं भी नहीं कर रहा हूं। आपने मुख्यमंत्री जी जो किया ठीक ही किया होगा। मुख्यमंत्री के हवाले से कहीं मैं ये खबर भी पढ़ रहा था कि हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए SOP बनाई जाएगी।
अरे मुख्यमंत्री जी, जब भी कोई सेवा या कोई योजना कार्यान्वित होती है तो उसके कुछ नियम, कुछ कायदे कानून तय किए जाते हैं। उसे ही SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है। तो आप ये बताइए कि अब तक ये हेली सेवाएं बिना किसी SOP के संचालित हो रही थी क्या? कोविड के बाद उत्तराखंड में SOP शब्द क्या चलन में आया कि आप हर जगह SOP घुसा देते हैं। वैसे आपका पूरा मन और मस्तिष्क तो मनगढ़ंत लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद में ही रमा रहता है, तो आपको जानकारी इस तरह की होगी भी कहां से। खैर, राज्य में एक संस्था है, उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूकाडा। हेली सेवाओं का नियमानुसार संचालन इसी के जिम्मे है। धाकड़ धामी जी ने तथाकथित उच्च स्तरीय बैठक में यूकाडा के अधिकारियों को भी सभी हेलीकॉप्टर उड़ानों की रियल टाइम निगरानी करने के निर्देश दिए। मेरा सवाल है कि क्या अब से पहले हेलीकॉप्टर उड़ानों की रियल टाइम निगरानी नहीं होती थी? यदि ऐसा है तो इसका सीधा अर्थ तो यह है कि तीर्थ यात्रियों को जानबूझकर खतरे में डाला जा रहा था। यदि अब तक ऐसा नहीं हो रहा था तो फिर यूकाडा अब तक क्या घुइयां छील रहा था? मुख्यमंत्री के हवाले से एक खबर और देखी मैंने। उन्होंने कहा कि अब सख्त नियम बनाए जाएंगे और हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की जांच होगी। क्या आप ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री धाकड़ धामी जी कि अब तक हेलीकॉप्टर सेवाओं के बिल्कुल लुंज-पुंज नियम थे और उनकी तकनीकी स्थिति की कोई जांच नहीं की जाती थी? यदि ये सच है तो आपको यह भी जरूर बताना चाहिए कि ये लुंज-पुंज नियम और बिना तकनीकी स्थिति की जांच किए हेलीकॉप्टर उड़ाने की इजाजत कौन देता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कमीशन लेकर किया जाता हो? आपको इस बात की भी जांच करवानी चाहिए कि हेली कंपनियों से लिया जाने वाला कमीशन कहां तक और किस किस तक पहुंचता है। सुनिए धामी जी, कायदे कानून, SOP, रियल टाइम मॉनिटरिंग, मौसम पूर्वानुमान संबंधी नियम पहले से मौजूद हैं। नया कोई नियम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पुराने नियमों का पालन करवाने की जरूरत है, जिनका कमीशन खोरी के चक्कर में पालन नहीं किया जा रहा है। आप नए नियम जो मर्जी और जब मर्जी बनाते रहिए, लेकिन हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। जब केदारनाथ में हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति 6 बजे से है तो ये हेलीकॉप्टर 5 बजे से पहले ही कैसे गुप्तकाशी से उड़ान भरकर केदारनाथ पहुंचता है और फिर वापस भी लौट आता है और रास्ते में इसका एक्सीडेंट होता है। रही मौसम की बात, तो उस दिन यानी 15 जून को सुबह से ही पूरी केदारनाथ घाटी में मौसम बहुत खराब था। ये हालत थी जो स्क्रीन पर आपको मेरे पीछे नजर आ रही है। फिर ऐसे मौसम में क्यों हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा था? किसकी इजाजत से उड़ाया जा रहा था? मुझे बताया गया कि हर रोज केदारनाथ में 80 से 100 हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं। इसके बावजूद वहां कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम क्यों नहीं है? रियल टाइम वेदर फॉरकास्ट सिस्टम क्यों नहीं है केदारनाथ में? वहां कोई वेदर स्टेशन क्यों नहीं है? जबकि गौरीकुंड से केदारनाथ तक सकरी घाटी में हर पल मौसम बदलता रहता है। कोई रडार की व्यवस्था वहां क्यों नहीं की गई है? मुख्यमंत्री जी को इन सब बातों का भी, इन सब सवालों का भी जवाब देना चाहिए। नए नियम बनाने से पहले मुख्यमंत्री जी आप ये भी बता दीजिए कि हेलीकॉप्टर से आने वालों के लिए मंदिर समिति पिछले दरवाजे से दर्शन की व्यवस्था क्यों करवाती है? क्या हेली कंपनियों के साथ मंदिर समिति का कोई सौदा हुआ है? आप ये भी बताइए कि 2 दिन पहले आपने खुद कहा था कि हेलीकॉप्टर पर 4 से 5 लोग ही बैठेंगे, तो फिर दुर्घटना में हेलीकॉप्टर में मरने वालों की संख्या 7 कैसे हो गई? हेली सर्विस देने वाली कंपनियों से कमीशन लेने वालों का पता लगवाइए। लेकिन इन सब बातों की जांच कराते समय जरा ध्यान रखिएगा। नरेश सक्सेना की एक कविता है, चंबल एक नदी का नाम। कविता की कुछ पंक्तियां हैं। चंबल का स्रोत खोजने मत जाना, स्रोत खोजते खोजते कहीं तुम अपने घर तक ही ना पहुंच जाओ। और देखो चंबल तो यहीं से निकल रही है, निकल चुकी है या बस निकलने ही वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक खास अनुरोध जो मैं हर वीडियो में करता रहता हूं। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, संभव हो तो अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी.com भी जरूर देखें। हमारे पास इनकम का कहीं से कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो आगे भी बनने चाहिए, ये चैनल आगे भी चलना चाहिए, तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि, बहुत छोटी राशि निकालकर मेरा आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने बैंक डिटेल भी दे दी है। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।